हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। आज इस सीरीज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 2025 का क्वेश्चन पेपर GS3, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर से। दोस्तों, एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे मेंस में हमें पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, पर मेंस में इसका वेटेज ज़्यादा है। और 2025 की मेंस की अगर बात करें तो इस साल इसमें से 4 क्वेश्चंस आए थे। तो दोस्तों, हम आज इस सेशन में क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, उनके पॉसिबल आंसर्स क्या होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, आंसर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आप कैसे लिख सकते हो इसे भी डिस्कस करेंगे। जो डायरेक्टिव्स होते हैं, टेल वर्ड्स होते हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, हर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप एक परफेक्ट आंसर लिख पाते हो। क्वेश्चन, उसके कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं, सब क्वेश्चंस भी होते हैं, इन्हें भी समझना होता है और उन्हें भी इक्वल इंपॉर्टेंस देके हमारे आंसर में प्लेस देनी होती है। जब आप क्वेश्चन केयरफुली पढ़ोगे, उसकी डिमांड को समझोगे, उसके सब क्वेश्चंस को समझोगे और ये सारे पॉइंट्स जब आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में आंसर लिखते हो, तभी दोस्तों आपको स्कोर मिलता है। तो चलिए, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 2025 GS3, जिसमें एग्रीकल्चर से कौन से क्वेश्चंस आए थे और उसका आंसर क्या हो सकता है। अब दोस्तों, इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस प्रिपरेशन में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हो और अपने सारे डाउट और सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हमारे एक्सपर्ट मेंटोर से ले सकते हो, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई का प्लान जो है वो स्ट्रीमलाइन भी होगा और एक प्रॉपर डायरेक्शन में प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप पढ़ाई कर पाओगे। उसके लिए दोस्तों, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है और आप हमारे मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन का फ़ायदा उठा सकते हो। और दोस्तों, डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं GS3 मेंस 2025 में। GS3 में एग्रीकल्चर इस सब्जेक्ट से, इस सेगमेंट से 4 क्वेश्चंस आए थे। तो पहला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ये 10 मार्कर क्वेश्चन आया था 150 वर्ड्स में। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये भी 10 मार्कर है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टैटिक पार्ट्स में से है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो फार्मर्स का क्रॉप सिलेक्शन में डिसीजन जो है, क्रॉप सिलेक्शन का डिसीजन जो है उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। कॉमन थीम है, इसके पहले भी इस थीम पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये स्कोप हमें पूछता है मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी, उसमें सप्लाई चेन से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में सप्लाई चेन को कैसे मैनेज करोगे, उसका स्कोप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये भी दोस्तों कॉमन टॉपिक है। इसके पहले भी PYQs में आप देखोगे तो आपको ये सेम थीम पर क्वेश्चंस दिखेंगे। ये 2 क्वेश्चन जो थे ये 10 मार्कर थे। देन क्वेश्चन नंबर 14, 250 वर्ड्स में लिखना है, 15 मार्कर क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के थीम पर। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, उनसे रिलेटेड चैलेंजेस, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, ये भी एक कॉमन थीम है। PYQs में इस थीम पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन है क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड्स में लिखना है, ये भी 15 मार्कर क्वेश्चन है। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और इसका एग्रीकल्चर में कैसे बेनिफिट हो सकता है उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इनकी थीम जो है ये कॉमन है। अगर आप लास्ट 2 से 3 साल के PYQs करते हो तो ये सेम थीम जो है आपको मिलेगी। बस यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस है, जहाँ पर हम करंट अफेयर का डेटा इंक्लूड करके हमारे इस आंसर को परफेक्ट कर सकते हैं। यानी बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए हैं टोटल 4 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का वेटेज अगर आप देखोगे तो 30 + 20 यानी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 250 एग्रीकल्चर से आए। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, कॉमन थीम बेस्ड क्वेश्चंस है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, उसकी डिमांड को समझेंगे और उसमें प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 3, 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। तो जब भी हम मेंस का क्वेश्चन इनकाउंटर करते हैं तो पहला जॉब होता है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना, उसके डायरेक्टिव्स कौन से हैं, टेल वर्ड्स क्या है, उनके हिसाब से आंसर को स्ट्रक्चराइज करना, क्वेश्चन की डिमांड को समझना। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन, ये डायरेक्टिव वर्ड्स या टेल वर्ड्स। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग
डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप इन इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये दो टर्म्स को थोड़ा ध्यान से देना है, थोड़ा ध्यान इनको देना है। तो सबसे पहले टेल वर्ड को समझ लेते हैं। जब आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके पूछा है तो आप आंसर कैसे लिखोगे? जब भी एक्सप्लेन पूछा होता है तो यहाँ पे हमें क्लियरली एक्सप्रेस करना होता है कि व्हाई समथिंग हैपन्स और व्हाई समथिंग इज वे इट इज। ओके, यहाँ पर हमें बताना है क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स का जो सिलेक्शन है, जो फार्मर जो सिलेक्ट करते हैं कि इन हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करे या ना करे, इसमें कौन से फैक्टर डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो आज की डेट में इंडियन एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर में जो क्रॉप सिलेक्शन होता है उसके पीछे के रीज़न क्या है, उनके पीछे के लॉजिक क्या है, वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को केयरफुली जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर फार्मर्स के जो फैक्टर्स है इन्फ्लुएंसिंग वो तो हमें समझ में आए, पर यहाँ पर आपको एक चीज़ पर नोट करना था जो कंफ्यूजिंग था, वो था हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, अब दोस्तों हाई वैल्यू क्रॉप्स, इसे आप कैश क्रॉप के साथ कंफ्यूज मत करना। ओके, इसके पहले यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कैश क्रॉप्स के बारे में पूछे जाते थे। अब कैश क्रॉप्स में टी आती है, कॉफ़ी है, कॉटन भी है। ओके, कॉटन भी है। अब वैसे ही ये क्वेश्चन जो है ये कैश क्रॉप के बारे में नहीं पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हाई वैल्यू क्रॉप्स के बारे में। तो हाई वैल्यू क्रॉप्स कौन सी है और वो क्या होती है, यही हमारे इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जो होगा वो होगा कि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है ये कौन सी है। अब आगे के लिए हम लोग इनको हाई वैल्यू HVC करके डिनोट करेंगे, तो उसे ध्यान में रखना, हम लोग इनको हाई वैल्यू क्रॉप्स कहेंगे, HVC। अब दोस्तों हाई वैल्यू कैश जो क्रॉप्स है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों इसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट्स, और इसमें स्पाइसेस भी है। तो फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, मेडिसिनल प्लांट्स है और फ्लावर्स भी है। अब दोस्तों ये है हाई वैल्यू क्रॉप्स। और अब इंडियन फार्मर क्या इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं? डेफिनेटली करते हैं। अब क्या थ्रू आउट इंडिया होता है? नहीं। तो इसमें कौन से ऐसे फैक्टर है जो फार्मर का जो सिलेक्शन है कि भाई हमने इन हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है या हमने सीरियल्स को करना है। अब जैसे राइस है, व्हीट है, ग्रेन्स जो है उन्हें कल्टीवेट करना है या इन हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है। इंडियन एग्रीकल्चर जो है ये मोस्टली बेस्ड है सीरियल्स पर, ग्रेन के प्रोडक्शन पर अब हमारे फार्मर जो है ये हाई वैल्यू क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिनल प्लांट, स्पाइसेस, फ्लावर्स, इनके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? तो ये बेटर प्राइस रियलाइजेशन देता है, बेटर प्राइस। तो दोस्तों अब ये तो था इंट्रोडक्शन। अब चलिए मेन को बॉडी को शुरुआत करते हैं कि कौन से मेन फैक्टर है जो फार्मर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैश क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाए या नहीं। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स में सबसे पहला वाला जो आता है वो है एग्रो क्लाइमेट और इकोलॉजी। अब एग्रो क्लाइमेट और इकोलॉजी कैसे सिलेक्शन में इन्फ्लुएंसिंग रोल प्ले करेगी? तो दोस्तों इन क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है, ओके, इरिगेशन फैसिलिटी या वाटर की ज़रूरत होती है, इरिगेशन है या रेन है, ये जो फैक्टर है ये इनके प्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टी को कल्टीवेट करना है तो उसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन की ज़रूरत होगी। सैफ्रॉन, केसर को कल्टीवेट करना है तो उसके लिए हमें टेम्परेट की ज़रूरत होती है। वैसे दोस्तों राइस के लिए भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, फ्लावर्स के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर, सॉइल, इरिगेशन, वाटर अवेलेबिलिटी ये मेजर डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। और साथ ही इनके साथ दोस्तों जो क्लाइमेट की रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे कि ड्रॉट है, ओके, ड्रॉट है, फ्लड है, ये भी मेजर रोल प्ले करते हैं।
ड्रॉट, फ्लड, ये भी मेजर रोल प्ले करेंगे। और इनमें से कौन सा इनके रिसोर्सेज जो है क्या वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है या नहीं है, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिव वे में भी निगेटिव वे में भी। अगर रेनफॉल कम है पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो डेफिनेटली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा, पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है या सॉइल की क्वालिटी नहीं है, ये निगेटिव वे में भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो था वो था कि एग्रोक्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल जो रीज़न है ये यहाँ पर मेजर रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट रीज़न जो है, फैक्टर जो है वो है मार्केट एंड डिमांड। मार्केट एंड डिमांड। अब दोस्तों अगर मार्केट एक्सेसिबल है यानी इंडिया में अगर इन हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए डिमांड है तो डेफिनेटली फार्मर्स उनको ग्रो करेंगे। डिमांड होना चाहिए, साथ ही लोगों की परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए। तो क्या हमारे पास डिमांड है, मार्केट है? तो मार्केट डेफिनेटली है। अर्बनाइजेशन, इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है वो रैपिडली ग्रो हो रहा है। मिडिल क्लास जो है ये रैपिडली ग्रो हो रहा है। साथ ही इनकम ग्रोथ भी हुई है, लोगों की इनकम ग्रोथ भी है। और इनकम ग्रोथ के वजह से हमारी सिटीज़ में फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनकी डिमांड भी बढ़ गई है। जो डाइट चेंज हो रहा है उसके वजह से फ्रूट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, इनकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। मेडिसिनल प्लांट, स्पाइसेस, डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों इंडिया में इनके लिए मार्केट है। अगर मार्केट होता है यानी अगर अर्बन क्लस्टर से कनेक्टेड कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ के फार्मर्स जो है इन हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। डिमांड के पीछे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, इनकम भी ग्रोथ है, मिडिल क्लास भी है, तो हमारे पास डिमांड भी है, ग्रोथ भी है। ये फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन, इकोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है। देन मार्केट और डिमांड भी इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रोल प्ले कर सकता है? फॉर एग्जांपल रोड। ओके, इस मार्केट को कनेक्टिविटी के लिए अगर रोड अवेलेबल है या रेलवे अवेलेबल है या फ्लाइट भी अगर अवेलेबल है तो ऑब्वियसली फार्मर्स इनको ज़्यादा ग्रो करेंगे। पर अगर रोड अवेलेबल नहीं है तो फार्मर डिस्करेज होंगे। रोड के साथ इरिगेशन भी है, इरिगेशन है। मार्केट लोकल मंडी अगर अवेलेबल है तो उसके हिसाब से भी फार्मर अपना डिसीजन लेंगे। तो मार्केट डिमांड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये भी मेजर रोल प्ले करेगा यहाँ पर। उसके साथ कुछ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है तो इसमें दोस्तों लेबर अवेलेबिलिटी, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है ये इनपुट डिमांडिंग है, इनमें ज़्यादा ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। अगर लेबर अवेलेबिलिटी है तो ऑब्वियसली फार्मर्स इनको प्रेफर करेंगे। पर अगर लेबर शॉर्टेज है या स्किल्ड लेबर, रिक्वायर्ड लेबर अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली फार्मर्स जो है इसे कल्टिवेट करने से डिस्करेज भी होंगे। तो लेबर अवेलेबिलिटी भी होती है। साथ में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कोल्ड स्टोरेज भी लिख सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज हो गया या सप्लाई चेन, प्रॉपर सप्लाई चेन है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ है तो भी डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट जो आता है लेबर अवेलेबिलिटी है। देन इनपुट। अब इनपुट की अगर बात करते हैं तो इनपुट में दोस्तों हाई क्वालिटी सीड्स की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, और साथ ही जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, कोल्ड स्टोरेज है, ये भी मेजर रोल प्ले करेंगे। अगर फार्मर्स को ये सारे इनपुट लोकली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल है तो ही फार्मर इनको कल्टीवेट करेंगे। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो है प्राइस रियलाइजेशन। अगर फार्मर्स को उनके हाई वैल्यू क्रॉप्स की अगर प्राइस मिलती है, अगर वो मार्केट फ्लक्चुएशन से या जो सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे अगर उनका इनकम सिक्योरिटी को अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो डेफिनेटली दोस्तों फार्मर्स जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे। अब प्राइस रियलाइजेशन। देन लास्ट जो है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशन में अगर बात करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो है एमएसपी और जो प्रोक्योरमेंट है।
तो दोस्तों मान लीजिए अगर सीरियल क्रॉप्स की एमएसपी वैल्यू ज़्यादा है और गवर्नमेंट उसकी प्रोक्योरमेंट की गारंटी देती है तो फार्मर्स जो है हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे। एमएसपी या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है वो अगर सीरियल को फेवर करेगी तो फार्मर्स को एचवीसी हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होने में डिस्करेजमेंट होगी। पर अगर उनकी जो एमएसपी है या गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है अगर वो मार्केट से अलाइंड है और अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और सपोर्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए भी है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेगा फूड पार्क हो, फ्लोरिकल्चरल पार्क हो, इन्हें प्रमोट जो कर रही है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशन भी पॉजिटिव और निगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो दोस्तों ये इतने सारे फैक्टर्स जो है हम लिख सकते हैं जहाँ पे ये फैक्टर्स फार्मर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि उन्होंने हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होना है या नहीं। अब ये इन्फ्लुएंस पॉजिटिव और निगेटिव बोथ वेज में होगा, सीरियल और हाई वैल्यू क्रॉप्स। यहाँ पर कंक्लूजन में हमें लिखना है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है मोस्टली सीरियल बेस्ड है, ग्रेन प्रोडक्शन पे बेस्ड है। हमें उसे डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होने की ज़रूरत है। अब ये जो फैक्टर्स है इनमें बहुत सारे आप इंक्लूड कर सकते हो। हमने यहाँ पर कुछ 7 फैक्टर्स को डिस्कस किया। 8th फैक्टर जो है यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल कितना है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसका कितना है, क्योंकि अगर ग्लोबल डिमांड है, ग्लोबल मार्केट एक्सेस होता है तो भी फार्मर्स हाई वैल्यू क्रॉप्स को चूज़ करेंगे। तो दोस्तों ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं, पर एज अ डिमांड है कि हमें 150 वर्ड्स में ही लिखना है, तो हम ऐसे इतने 7 to 8 फैक्टर्स को कवर कर सकते हैं जो मोर देन होंगे हमारे आंसर को सफिशिएंट करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को टैकल कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में हमें बस कैश क्रॉप में कंफ्यूज नहीं होना है, हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो इंट्रोडक्शन में हाई वैल्यू क्रॉप्स को मेंशन करोगे और कैसे हाई वैल्यू क्रॉप्स फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकती है, जो कि वन ऑफ द गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। तो कंक्लूजन में ये भी पॉइंट लिखा जा सकता है कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी देना, उनकी इनकम को डबल करना, उसके लिए हमें इंडियन एग्रीकल्चर को ग्रेन बेस से शिफ्ट करना होगा हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इकोलॉजिकल जोन, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी भी है, लेबर अवेलेबिलिटी, इनपुट इजीली अवेलेबल हो, सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, टाइमली अवेलेबल हो, उसके साथ प्राइस रियलाइजेशन भी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंस्टीट्यूशंस भी है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव वे में फार्मर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली अपना आंसर उसके हिसाब से फ्रेज कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो था क्वेश्चन नंबर 4, 150 मार्क्स का क्वेश्चन था, 10 मार्क्स में हमें इसे लिखना था। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके सब पार्ट्स को समझते हैं, डायरेक्टिव्स को समझते हैं, उसके बाद ही हमें क्वेश्चन की डिमांड पता चलेगी और तब जाकर कहीं हम अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो लिख पाएंगे। सो दोस्तों इलैबोरेट, ये है यहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड्स। अब जब किसी क्वेश्चन में इलैबोरेट लिखा होता है तो उसके आंसर में हमसे क्या एक्सपेक्टेड होता है। जब भी इलैबोरेट ये टर्म लिखी होगी, डायरेक्टिव वर्ड लिखा होगा, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लॉट ऑफ डिटेल एंड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। यहाँ पर हमें डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और हर आर्गूमेंट के साथ अगर आप कुछ फैक्ट्स या कुछ डेटा अगर वहाँ पर लिख सकते हैं तो वो बेस्ट है। तो दोस्तों ये तो था इलैबोरेट डायरेक्टिव वर्ड्स। अब क्वेश्चन, द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए, हमें स्कोप लिखने हैं, सिग्निफिकेंस भी लिखना है ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इन इंडिया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी इन इंडिया, इसका स्कोप हमें लिखना है, इसका सिग्निफिकेंस भी हमें लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन इसका कैसा लिखे। तो इंट्रोडक्शन में हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिफाइन करना होगा और फिर बाद में इसका स्कोप भी हमें डिफाइन करना होगा। तो दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट में का जो मीनिंग जो होगा यहाँ पर कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होता है, तो इसको समझने का एक सिंपल तरीका है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये डील करती है जो भी फार्म प्रोड्यूस है उन्हें कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, यानी फार्म टू कंज्यूमर, इसमें सप्लाई चेन डील करती है। तो सप्लाई चेन में प्रोडक्शन भी आएगा, प्रोडक्शन है, देन प्रोक्योरमेंट है, देन प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग।
प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, ये इतने सारे एक्टिविटीज़ जो है सप्लाई चेन इनसे डील करती है। अब दोस्तों इंडिया में क्या इसका स्कोप है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन सी एक्टिविटीज़ आती है और इसका स्कोप। अब इंट्रोडक्शन में ही हम ये पार्ट लिख सकते हैं कि इंडिया जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है, जिसमें पर्टिकुलरली अगर बात करें पल्सेस है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में। सो दोस्तों इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये इंट्रोडक्शन। अब सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट है स्कोप, हमें बताना है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्कोप है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ पर है और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो है प्रोडक्शन इनपुट। तो यहाँ पर जो सीड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर है, सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इनका टाइमली डिलीवरी जो है फार्मर्स को एट राइट टाइम और सफिशिएंट क्वांटिटी में सप्लाई करना, ये यहाँ पर हमारे पास स्कोप है। या इस स्कोप के लिए हम लोग यहाँ पर ICT टेक्नोलॉजीज़ है, AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन इनपुट सप्लाई जो है ये भी वन ऑफ द स्कोप वाला पॉइंट है, या इसके वजह से स्कोप है। देन दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें दोस्तों प्रोक्योरमेंट आएगा। प्रोक्योरमेंट के साथ स्टोरेज के लिए आप सिलोज यूज़ कर सकते हो, सिलोज है या कंटेनर्स है, इन्हें यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज के लिए। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी हमारे पास स्कोप है, क्योंकि इंडिया में जो भी प्रोड्यूस होता है उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट जो है, पहले हमने इनपुट को दिया प्रोडक्शन के लिए, इनपुट की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, बाद में हमने स्टोरेज वाली जो चीज़ें हैं उन्हें मैनेज किया। थर्ड स्कोप जो आएगा वो आएगा प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। क्योंकि दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है इनको जब हम प्रोसेस करेंगे तो इनका वैल्यू एडिशन भी इंक्रीज होगा। जैसे कि मरीन प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, मरीन प्रोडक्ट या पैकेज वाले प्रोडक्ट, मरीन प्रोडक्ट, पैकेज वाले प्रोडक्ट, रेडी टू ईट प्रोडक्ट, ये जो कन्वर्जन है प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन, यहाँ पर भी हमारे पास स्कोप है। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब दोस्तों इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिफर ट्रक्स की ज़रूरत होती है, ट्रेन से इन्हें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। देन फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो है मार्केटिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहां पर आप एग्जांपल लिख सकते हो इनैम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इनके थ्रू भी गवर्नमेंट जो है यहाँ इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो दोस्तों पहले हमारी क्वेश्चन की जो डिमांड थी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्कोप प्रोडक्शन के जो इनपुट है वहाँ पर है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में है, साथ ही प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में भी है, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के सेक्टर में है, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, एंड देन मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन दोनों में, इनमें भी स्कोप है। अब बात करते हैं दोस्तों सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें किस तरह से हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंस जो है वो, सिग्निफिकेंस जो आता है वो आता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने में। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% जो पेरिशेबल फूड आइटम्स है, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, मेडिसिनल प्लांट्स हो, ये लॉस हो जाते हैं, जिनकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो 90,000 करोड़ आती है। तो दोस्तों पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है इन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस आता है। सेकंड सिग्निफिकेंस जो आता है वो है फार्मर्स का इनकम इंक्रीज किया जा सकता है। अगर ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हम लोग कंट्रोल कर ले, प्रॉपर वे से मार्केट को टैग करें, डिजिटल मार्केटिंग करें और
फार्मर्स को डायरेक्टली अगर हम लोग जो प्रोसेसर है, रिटेलर्स है, एक्सपोर्टर्स है, उनके साथ अगर प्रॉपरली कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फार्मर का इनकम हम इंक्रीज कर सकते हैं, उसे डबल करने का जो टारगेट है उसे भी हम अचीव कर सकते हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस जो है इसका यह है कि इससे कंज्यूमर को भी बेनिफिट होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये मिडल मैन को एलिमिनेट कर देगी, जिससे फार्मर्स जो है ये डायरेक्टली कंज्यूमर तक प्रोडक्ट बेचेंगे, तो कंज्यूमर को भी जो प्रोडक्ट है ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन कम रेट में मिलेंगे, लो कॉस्ट में, बेटर क्वालिटी, फ्रेश मिलेंगे, फ्रेश डिलीवरी भी होगी, बेटर क्वालिटी, और फार्मर्स को भी एक अच्छा इनकम मिल जाएगा। इसका सिग्निफिकेंस और एक है कि ये एक्सपोर्ट को टैप कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ग्लोबल ब्रांड जो है उन्हें इंडिया में बिल्डअप कर सकते हैं, इंडियन ब्रांड्स जिन्हें हम लोग ग्लोबली फूड प्रोसेसिंग मार्केट में सेंड करेंगे। तो इंडियन जो फार्म प्रोडक्ट जो है इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के वजह से हम लोग ग्लोबल मार्केट को टैप कर सकते हैं। और इसका लास्ट और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, क्वालिटी कंट्रोल में। साथ ही इससे रूरल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि रूरल एरिया में नॉन फार्म जॉब, जो नॉन फार्म जॉब्स है वो क्रिएट होंगे और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसका फायदा होगा। तो दोस्तों ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो इस तरह से आप इस पूरे आंसर को टैकल कर सकते हो। यहाँ पर हमने इलैबोरेट किया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ पर है, साथ ही हमने उसका सिग्निफिकेंस भी देखा। फिर वो रूरल इकोनॉमी हो, कंज्यूमर बेनिफिट हो, या फार्मर्स का इनकम हो, या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करना हो, या एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो, ये सब उसका सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस 150 मार्क क्वेश्चन को अपीयर कर सकते हो अच्छे से। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में पूछा गया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर है 14। अब ये क्वेश्चन को हमें पढ़ना है, इसे समझना है। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों दो टेल वर्ड्स आते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज एग्जामाइन, सेकंड वन इज इलैबोरेट। तो जब भी किसी क्वेश्चन में अगर हमें ये टेल वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे एग्जामाइन, अगर एग्जामाइन है तो यहाँ पर हमें स्कोप बताना होगा। ओके, एग्जामाइन अगर आता है तो हमें उसका स्कोप बताना होगा, और इलैबोरेट अगर आता है तो उसका भी हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना होगा। तो जैसे अगर कहीं पे इलैबोरेट करके लिख कर आता है तो यहाँ पर आपको हियर यू हैव टू रिक्वायर टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल एंड इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स देनी है और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है। देन अगर एग्जामाइन पूछा जाता है तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस क्रिटिक्यू देना है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो बैलेंस होगा, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट्स यहाँ पे कवर्ड होंगे, जहाँ पर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बताओगे और न्यूट्रल रहने की कोशिश करोगे। तो एग्जामाइन अगर आता है तो बैलेंस आंसर लिखना है, बैलेंस क्रिटिक्यू देना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट बोथ। इलैबोरेट अगर लिखा है तो हमें यहाँ पे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो चलिए ये टेल वर्ड्स तो हमने समझ लिए, अब हम हमारे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें, एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप एग्जामाइन करना है, और जब एग्जामाइन बोलते हैं तब हमें यहाँ पे बैलेंस क्रिटिक्यू देना है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पॉइंट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों ये हो गया पार्ट 1। हमारा जो क्वेश्चन है 15 मार्कर क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो इसके जो सब पार्ट है, तो पहला पार्ट जो है वो ये है कि यहाँ पे एग्जामाइन करना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप। देन इलैबोरेट मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर हमें इलैबोरेट करना है, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उन गवर्नमेंट मेजर्स की जिससे गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इंडिया में प्रमोट करना चाहता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये कि हमें इंट्रोडक्शन लिखना होगा। इंट्रोडक्शन में कौन सा पॉइंट आएगा, तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में हमें डिफाइन करना है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है। ओके, हमारा इंट्रोडक्शन शुरू होगा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। तो इंट्रोडक्शन में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये क्या होती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, जो रॉ एग्री इनपुट है
इनसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाएगी। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, लेट्स से लेज चिप्स, पोटैटो था, उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चिप्स। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स भी होंगे, बेवरेजेस होंगे, पैकेज फूड होगा। ओके, पैकेज फूड या रेडी टू ईट फूड, पैकेज फूड, रेडी टू ईट फूड, बेवरेजेस है, ड्रिंक्स है, स्नैक्स है, ये सारी जो चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का काम जो है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करती है, जैसे किसान जैम, तो ये भी फूड प्रोसेसिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे इंट्रो में। इंडस्ट्री जो है जो रॉ एग्रीकल्चरल इनपुट को ट्रांसफॉर्म करती है, प्रोसेस करती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, जो मार्केट में बेटर प्राइस फेच करते हैं। तो इंट्रोडक्शन तो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से हो जाएगा। अब आता है स्कोप, और इस स्कोप को हमें एग्जामाइन करना है। ओके, स्कोप और एग्जामाइन। अब दोस्तों फूड प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो इंडिया में फूड प्रोसेसिंग का पोटेंशियल बहुत है, उसका स्कोप बहुत है। अभी क्यों? तो सबसे पहला रीजन जो है इसका वो ये कि दोस्तों इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है। तो हम लोग 310 मिलियन टन से ज़्यादा सीरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ह्यूज क्वांटिटी में हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास एग्रीकल्चरल बेस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कि इनपुट जो है वो ऑलरेडी है। तो हम लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर है। अब दोस्तों इसका क्रिटिक्यू क्या होगा, इसका इम्बैलेंस क्या है? इसका इम्बैलेंस ये है कि इंडियन एग्रीकल्चरल मोस्टली जो है वो ग्रेन बेस्ड सिस्टम पर है, और जो हॉर्टिकल्चर है वो उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रहा है, जबकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हमें हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह से इसे बैलेंस करेंगे स्कोप को। तो हम लार्जेस्ट एग्री प्रोड्यूसर है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, हमारे पास कंज्यूमर बेस्ड बहुत है। कंज्यूमर बेस क्यों? तो हमारी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास राइजिंग है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, और लोगों के इनकम में ग्रोथ हो रही है। और जो चेंजिंग डाइट है, जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है, डाइट पैटर्न्स है, इनके वजह से जो पैकेज फूड है, रेडी टू ईट फूड है, इनकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास कंज्यूमर बेस भी है, पर यहाँ पर इसका क्रिटिक्यू, इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो इंडियंस जो है ये मोस्टली होम कुक फूड प्रेफर करते हैं। ये तो बैलेंस है। तो हमारे पास कंज्यूमर बेस है, पर वो कंज्यूमर बेस जो है वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा है पैकेज फूड है, रेडी टू ईट फूड के हिसाब से। तो हमारा स्कोप जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हमारे पास कंज्यूमर बेस भी अच्छा है, और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू रियलाइजेशन अच्छा होता है। वैल्यू रियलाइजेशन जो है वो अच्छा होता है, और यहाँ से एग्रीकल्चर को बेनिफिट होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा। और जब फार्मर बेनिफिट की बात करते हैं तो दोस्तों हमारी मोर देन 45% वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। 45% वर्क फोर्स जो है वो एग्रीकल्चरल पे ही डिपेंड है। तो यहाँ पर उसके लिए भी स्कोप है कि फार्मर्स का भी इनकम होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ये बेटर वैल्यू रियलाइजेशन करते हैं। देन हमारे लिए स्कोप है यहाँ पे एक्सपोर्ट पोटेंशियल। एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, कोल्ड स्टोरेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ग्लोबल मार्केट को टैप कर सकते हैं। देन हमारे पास स्कोप फिर एम्प्लॉयमेंट है, रूरल डेवलपमेंट है, जिनके वजह से ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये क्या करेगी, ये नॉन फार्म जॉब क्रिएट करेगी। नॉन फार्म जॉब्स जो है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्रिएट करेगी। तो हमारे पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है, एम्प्लॉयमेंट स्कोप भी है। और दोस्तों लास्ट में अगर सेम पॉइंट अगर आता है तो हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली इनकम भी बढ़ाएंगे, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी बढ़ाएंगे। स्टोरेज को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोसेसिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, जो फार्मर के इसमें सीजनल प्राइस क्रैश होती है उसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो टाइमली सप्लाई पर्टिकुलरली ड्रॉट और
फ्लड के टाइम पे उसे इंश्योर कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप हमारे स्कोप में लिख सकते हो। तो स्कोप दोस्तों बहुत लार्ज आप कर सकते हो अपने वर्ड लिमिट और आंसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो स्कोप तो यहाँ पर हमने कर दिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। अब यहाँ पर क्वेश्चन है इलैबोरेट। ओके, हमें इलैबोरेट करना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव कर रही है। तो दोस्तों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने पीएम किसान संपदा योजना, पीएम किसान संपदा योजना, इसमें गवर्नमेंट का फोकस जो है वो है कोल्ड स्टोरेज पे, फूड प्रोसेस, मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क, एक्सपोर्ट बेस्ड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये पीएम किसान संपदा योजना लॉन्च कर रही है, जिसमें मरीन प्रोडक्ट हो या जो हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट हो, इन्हें प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करना या इंडिया में ही उसको सेल करने पे गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है। तो पीएम किसान संपदा योजना। सेकंड जो है वो है दोस्तों पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करना और इंडिया में ही इन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना ताकि एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो। तो पीएलआई स्कीम जो है ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए भी है, जिसका ऑब्जेक्टिव है प्लांट्स को एस्टैब्लिश करना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, टेक्नोलॉजी को बाय आउट करना। देन थर्ड जो पॉइंट है दोस्तों वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 100% एफडीआई है। ओके, फिर वो प्रोडक्शन हो या रिटेल हो, इवन ई कॉमर्स में भी 100% एफडीआई यहाँ पर अलाउड है। अब एफडीआई से क्या होगा? एफडीआई से कैपिटल आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, कैपिटल आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी और मार्केट लिंकेजेस भी आएंगे, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर के जो मार्केट लिंकेजेस है उसका भी फायदा हमें यहाँ पर होगा। तो पीएम किसान संपदा योजना है, पीएलआई स्कीम है, एफडीआई स्कीम है, साथ ही गवर्नमेंट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक ई-नैम, ताकि बेटर मार्केटिंग हो और ये प्रोडक्ट जो है इन्हें बेचा भी जा सके। एक्सपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट ने एपेडा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया है। साथ ही गवर्नमेंट बहुत सारे इंसेंटिव और सब्सिडी भी देती है। तो दोस्तों ये इतना सारा जो है ये गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट बहुत सारे एक्टिविटीज़ करती है, जैसे इंसेंटिव स्कीम हो, गवर्नमेंट प्रोग्राम हो, मत्स्य योजना हो, लाइक दैट। तो दोस्तों इस तरह से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो कि जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चरल जो है, इसी में एक पॉइंट ये भी पीएम कौशल योजना, पीएम कौशल योजना को भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसमें जो रूरल यूथ जो है उन्हें फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है, जिसे हम लोग हमारे आंसर में लिख सकते हैं। इसका कंक्लूजन फैक्टर ये होगा कि गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है। तो गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, पीएम किसान संपदा योजना हो, इनके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी प्रमोट कर रही है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम में था क्वेश्चन नंबर 14, और हमारे आज के इस सेशन का वो था क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है, जो यूपीएससी ने पूछा था, उसे डिस्कस करते हैं। वो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब इसे अच्छे से पढ़ के समझते हैं। क्वेश्चन है हाउ, तो ये इतना डिफिकल्ट टेल वर्ड नहीं है, इसका आंसर आप इजीली लिख सकते हो। हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी, ओके, कीवर्ड इज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। नैनो टेक्नोलॉजी कैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में एडवांसमेंट प्रोवाइड करती है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज हाउ, यहाँ पर भी टेल वर्ड हाउ ही है, सिंपली हम इसका आंसर लिख सकते हैं। हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी हेल्प
टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। और नैनो टेक्नोलॉजी के वजह से कैसे फार्मर्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन वही होगा, इंट्रोडक्शन में क्या लिखे। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना होगा, नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना होगा और उसका एग्रीकल्चर कनेक्शन जो है उसे मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही स्मॉल स्केल पे काम करती है, अप टू 1 to 100 नैनोमीटर्स, इस रेंज में ये काम करती है। और जो मटेरियल जो है जब वो इतने स्मॉल स्केल पे होता है तब वो हाईली रिएक्टिव होता है। मटेरियल जो है इस केस में हाईली रिएक्टिव होता है, इफिशिएंट होता है। हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली इफिशिएंट होगा, जिससे कि बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, होगा, जिससे कि अल्टीमेटली एग्रीकल्चरल इनपुट बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन तो हमने शुरू किया नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करके कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी एकदम स्मॉल 1 to 100 नैनोमीटर में डील करते हैं, जिसमें पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं। और जब पार्टिकल स्मॉल होता है तो वह हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली इफिशिएंट होता है। अब फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में कौन से एडवांसमेंट जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर करती है। तो दोस्तों इस फील्ड में जो एडवांसमेंट ये ऑफर करती है वो है, फर्स्ट वन इज नैनो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। नैनो फर्टिलाइजर एंड नैनो पेस्टिसाइड्स, जैसे इप्को ने नैनो यूरिया डेवलप किया है। अभी नैनो पार्टिकल जो होते हैं यहाँ पे कंट्रोल्ड न्यूट्रिएंट रिलीज जो है, न्यूट्रिएंट जो है ये कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज किए जाते हैं, जिनसे एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ता है, इफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। साथ ही इफिशिएंसी तो बढ़ती है और साथ ही दोस्तों यहाँ पे लॉस जो है वो रिड्यूस होता है। लॉस अगर यहाँ पर रिड्यूस होगा, जिससे कि वाटर और सॉइल पोल्यूशन भी कम होगा। लॉस रिड्यूस होगा और वाटर और सॉइल पोल्यूशन भी कम होगा। तो नैनो फर्टिलाइजर, नैनो पेस्टिसाइड इफेक्टिवली काम करेंगे, पेस्ट अटैक को टैकल करेंगे रियल टाइम में। अब एडवांसमेंट तो ये पहला था, नैनो फर्टिलाइजर और नैनो पेस्टिसाइड। सेकंड एडवांसमेंट जो है वो है नैनो सेंसर्स और स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। अब दोस्तों ये नैनो सेंसर्स जो है ये पेस्ट अटैक को आइडेंटिफाई करेंगे, सॉइल की न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करेंगे, सॉइल के मॉइस्चर लेवल को आइडेंटिफाई करेंगे और स्मार्टली ये जो न्यूट्रिएंट्स है या पेस्टिसाइड्स जो है ये हम डिलीवर कर पाएंगे, या स्मार्टली ये इरिगेशन की रिक्वायरमेंट को फिगर आउट करेगा और इरिगेशन वाटर सप्लाई जो है ये स्मार्ट मैनर में हम फार्म प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएंगे। तो नैनो सेंसर या नैनो स्मार्ट ग्रिड भी हेल्प करती है। देन थर्ड पॉइंट जो है वो है सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी, ये नैनो पार्टिकल जो है ये सीड जर्मिनेशन में हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट में हो, या सीड की जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड जो है, इसमें हेल्प करेंगे। तो दोस्तों नैनो पार्टिकल जो है ये सीड क्वालिटी को भी इंप्रूव करते हैं। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है ये फार्मर्स का इनकम भी इंक्रीज करेंगे। अब फार्मर्स इनकम कैसे इंक्रीज होगा? फार्मर्स इनकम इंक्रीज होगा हाइयर यील्ड के वजह से। तो जब हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो ऑब्वियसली यील्ड इंक्रीज होगी, जिससे फार्मर को इनकम भी आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फूड पैकेजिंग और प्रिजर्वेशन। फूड पैकेजिंग एंड प्रिजर्वेशन। अब ये नैनो पार्टिकल जो है वो
जो फूड प्रोडक्ट है उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करेंगे, उनका टाइम ड्यूरेशन, तो हम लोग लोकल मार्केट हो ग्लोबल मार्केट हो और ये ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव भी करेंगे, जिनसे इस प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतने सारे एडवांसमेंट, इससे भी और कहीं ज़्यादा एडवांसमेंट है जो नैनो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर के फील्ड में। अब ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी हेल्प अपलिफ्ट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। अब फार्मर्स का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है इसे अपलिफ्ट करने में ये टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो ये है कि कॉस्ट सेविंग होगी। कॉस्ट सेविंग क्यों? तो जो रिसोर्सेज जो यूज हो रहे थे, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, सीड क्वालिटी जो है, इनमें वेस्टेज जो है ये रिड्यूस होगा, और अगर वेस्टेज रिड्यूस होता है तो रिसोर्सेस सेव होंगे, यानी फार्मर का एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम होगा। फार्मर एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा और साथ ही ये सस्टेनेबल भी होगा। तो फार्मर्स का रिसोर्स कंजम्पशन वो रिड्यूस हो जाएगा, तो कॉस्ट सेव होगी, तो फार्मर के पास कॉस्ट भी आएगी। दूसरा, फार्मर इनकम भी इंक्रीज होगा। अब कॉस्ट सेविंग से तो ऑब्वियसली फार्मर का इनकम होगा ही, साथ ही जो हायर यील्ड है उसके वजह से भी फार्मर्स का इनकम इंक्रीज होगा। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस है उन्हें हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि ये शेल्फ लाइफ जो है उसे इंक्रीज कर देगी। और ये इनिशिएटिव जो है ये सस्टेनेबल भी है, ये लॉन्ग टर्म में सॉइल की क्वालिटी जो है उसे भी प्रिजर्व करेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। फार्मर इनकम भी इंक्रीज होगा, सस्टेनेबल भी होगा, और रूरल एरिया में जॉब्स भी क्रिएट होंगे, एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी फार्मर्स के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को अपलिफ्ट करने में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो इस तरह से हम इस पूरे आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इंडियन फार्मर्स को इनकम प्रोवाइड करेगी, फूड सिक्योरिटी मेंटेन करेगी, जो प्रोडक्ट्स है उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करेगी, जिससे कि मार्केट अच्छे से टैकल किया जाएगा, और ये एनवायरमेंटली सेफर भी होगा, सस्टेनेबल भी होगा लॉन्ग टर्म में फार्मर्स के लिए। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का आप कंक्लूड करोगे। तो दोस्तों ये था एग्रीकल्चर पेपर का कंक्लूजन, जिसमें हमने जो 4 क्वेश्चन हमें पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 14 और 15, इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया, इनका मॉडल आंसर भी डिस्कस किया प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में, जहाँ पे हमने जो डायरेक्टिव वर्ड्स थे उन्हें भी अच्छे से समझा, और किस तरह से आप प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना आंसर लिख सकते हो, इसे भी डिस्कस किया। सो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस।